BA थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, मैंने आपको भारत की विदेश नीति के तहत उसके उद्देश्य, विदेश नीति को निर्धारित करने वाले तत्व या विदेश नीति किस प्रकार से निर्धारित की गई और 1947 के बाद जब संपूर्ण विश्व दो भागों में विभाजित हो चुका था, एक तरफ सोवियत संघ जो साम्यवादी खेमे का नेतृत्व कर रहा था और दूसरी तरफ अमेरिका जो पूंजीवादी राज्यों का नेतृत्व कर रहा था। ऐसी स्थिति में भारत के सामने यह परिस्थिति थी कि वह या तो गुटों में शामिल हो जाए और अपने आर्थिक हितों को ताक पर रखे, या फिर वह ऐसी नीति का अनुसरण करे जो उसकी अर्थव्यवस्था के लिए सुदृढ़ हो। ऐसी ही विदेश नीति का निर्धारण करते हुए सबसे पहले अपन मानते हैं कि भारत की जो विदेश नीति का निर्धारण किया गया है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उसी के द्वारा भारत की विदेश नीति को किस प्रकार से निर्धारित किया गया है ये सबसे पहले अपन जानते हैं। अब देखिए, आपको मानते हैं कि भारत की विदेश नीति के जिस प्रकार से चरण हैं वो चरण कार्यपाल का प्रधान या अपन ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। हालांकि ये बात निर्धारित है कि हालांकि विदेश नीति एक विभिन्न चरणों के आधार पर निर्धारित की गई है, लेकिन फिर भी उन्हें यथावत स्थिति में बनाए रखते हुए अपन प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल और उनके समय पर निर्धारित की गई विदेश नीति की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि भारत की स्वतंत्रता के बाद या स्वतंत्रता के समय ही यह निर्धारित कर दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कि भारत किस प्रकार की विदेश नीति का निर्धारण करेगा। लेकिन फिर भी अपन मानते हैं कि उनका कार्यकाल 1947 से 1964 तक रहा और 1947 से 1964 के मध्य उसकी विदेश नीति किस प्रकार रही। तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारत की विदेश नीति 1947 से 1964 तक। सबसे पहले देखिए, उन्होंने इस बात का निर्धारण किया कि भारत अकेला कुछ नहीं कर सकता और उसे राष्ट्रमंडल देशों की सदस्यता प्रदान करनी चाहिए या प्राप्त करनी चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले विदेश नीति का मूल उद्देश्य था कि भारत और राष्ट्रमंडल देशों के मध्य संबंध स्थापित करना, अर्थात भारत अकेला ही अपना संपूर्ण विकास नहीं कर सकता और उसे अन्य देशों के साथ छोटे संगठनों के माध्यम से व्यापारिक, सामाजिक, आर्थिक नीतियों के आधार पर यानी सहयोग की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए और राष्ट्र के विकास को बनाए रखने के लिए और राष्ट्रीय हितों को बनाए रखने के लिए इस नीति का अनुसरण किया। अर्थात भारत संप्रभुता का संचालन तो करेगा, लेकिन साथ साथ वह राष्ट्रमंडल देशों की सदस्यता भी प्राप्त करेगा। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की गतिविधियों के आधार पर उन्होंने फिर एक और दूसरी नीति का अनुसरण किया, जिसे कहते हैं अपन असंलग्नता की नीति। असंलग्नता की नीति से तात्पर्य यह था कि भारत अमेरिका और सोवियत संघ के दोनों ही किसी भी प्रकार के गुट में ना तो यह शामिल होगा और ना ही उनके सैनिक संगठनों में शामिल होगा, बल्कि भारत ये चाहता है कि यथास्थिति या परिस्थितियों के अनुरूप जिस राष्ट्र से जैसी सहायता प्राप्त करनी होगी, हम कोशिश ये करेंगे कि भारत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विकास के अवसर प्राप्त हो सके। उन्होंने 7 दिसंबर 1946 को ही आकाशवाणी के माध्यम से यानी रेडियो प्रसारण के माध्यम से ही इस विदेश नीति का निर्धारण कर दिया कि भारत असंलग्नता की नीति या गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण करेगा, जिसका फायदा भारत को आगामी दिनों में विशेष होगा। इसके बाद देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि जिस प्रकार से अपन चीन को एशिया का रोग ही मानते हैं, भारत भी उसकी श्रेणी में था। हालांकि इतना कमज़ोर नहीं था, लेकिन फिर भी इस बात को मानता था कि भारत को आगामी दिनों में एक महाशक्ति के रूप में गठित करना है और उसके लिए यह नीति आवश्यक है कि वह हर संभव आर्थिक विकास को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दे और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को बनाए रखने के लिए संप्रभुता की अनुसरण करे। और इसी कारण वह किसी भी गुट में शामिल होकर अपनी इस स्वतंत्रता को या इस स्वतंत्र विदेश नीति को यानी किसी प्रकार से आघात नहीं पहुंचाना चाहते। तो यानी कि विदेश नीति का जो उनका एक अन्य उद्देश्य था या उनकी एक चाहत थी वो थी कि भारत को एक विशेषतः महाशक्ति के रूप में स्थापित करना। इसके बाद देखिए कि पंचशील के सिद्धांतों का अनुसार अपन ये जानते हैं कि भारत ने शुरू से ही महात्मा गांधी
इत्यादि ऐसे कुछ विचारक जिनका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर तो पड़ा ही है, लेकिन भारत की विदेश नीति पर पड़ा है। पंचशील के सिद्धांतों का अनुसरण हालांकि उनके शासनकाल में सबसे पहले ही माना जाता था, लेकिन इसे वैधानिकता प्रदान करने में 1954 में भारत और चीन के मध्य जो समझौता हुआ उसके तहत पंचशील के सिद्धांतों की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। इसके तहत अनाक्रमण, दूसरे देश के आंतरिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप की नीति, एक दूसरे की एकता और अखंडता को बनाए रखने की नीति, आपस में या पारस्परिक सहयोग की नीति, इसी प्रकार के पंचशील के सिद्धांतों का अनुसरण भारत के द्वारा किया गया और 1954 में चीन के साथ में पंचशील के सिद्धांतों पर समझौता हुआ। इसके बाद देखिए कि अफ्रो एशियाई सहयोग या अफ्रो एशियाई एकता पर वाला अपन ये मानते हैं कि एशिया और अफ्रीका के अधिकांश राष्ट्र 1947 के बाद स्वतंत्र हुए हैं। या तो ये उपनिवेश रहे हैं या ये उपनिवेशवाद के शिकार रहे हैं। ऐसी स्थिति में इन देशों में एकता को बनाए रखने के लिए सर्वप्रथम जातीय भिन्नता और उपनिवेशवाद, इन चीज़ों का भारत के द्वारा विरोध किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको आधार माना कि इन देशों की अर्थव्यवस्था इतनी कमज़ोर है कि आपसी सहयोग के अभाव में किसी भी देश की आर्थिक आवश्यकताएं या किसी प्रकार की राजनीतिक आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती, और उन्होंने एशिया के राष्ट्र और अफ्रीका के राष्ट्रों के मध्य एकता को बनाए रखने पर अधिक से अधिक बल दिया और आपसी सामंजस्य के आधार पर उन्होंने विभिन्न संगठनों का भी निर्माण किया। इसके बाद देखिए भारत चीन। भारत और चीन के मध्य हालांकि पंचशील के सिद्धांतों का समझौता हो चुका था, लेकिन विशेष बात यह थी कि भारत इस बात को मानता था कि पड़ोसी राज्यों के साथ मधुर संबंध बनाए रखने के साथ साथ किसी प्रकार की आतंकवादी गतिविधि या किसी प्रकार के आक्रमण का उसे कोई भय नहीं है। लेकिन चीन ने अपनी दोहरी नीति का अनुसरण करते हुए साम्राज्यवाद की नीति का अनुसरण किया और साम्राज्यवाद की नीति का अनुसरण करते हुए उन्होंने अपनी सीमाओं का विस्तार भारत की ओर किया और 1962 में उन्होंने भारत पर आक्रमण कर दिया। हालांकि जवाहरलाल नेहरू को आभास हुआ कि सैनिक शक्ति के बल पर ही राष्ट्र की एकता और अखंडता को तो बनाए रखा जा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय हितों की पूर्ति भी सैनिक शक्ति के अभाव में नहीं की जा सकती। उसे आभास हुआ इस चीज़ का। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है कि कुछ आलोचक यह भी मानते हैं कि यदि भारत गुट निरपेक्षता या असंलग्नता की नीति का अनुसरण नहीं करता और किसी एक गुट में शामिल हो जाता तो ऐसी स्थिति में चीन का यह साहस नहीं होता कि किसी भी रूप में वह भारत पर आक्रमण कर सके। लेकिन परिस्थितियां इस प्रकार से थीं कि यदि अगर भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ है तो उसका भारत को फायदा भी मिला है। लेकिन आलोचक इस बात को मानते हैं कि भारत की नीति या जवाहरलाल नेहरू की नीति जो असंलग्नता की नीति है यह विफल रही है और चीन का साहस इसी कारण हुआ है कि भारत न तो अमेरिका के साथ मिला है और न ही सोवियत संघ के साथ में मिला है। लेकिन फिलहाल आप इतना समझिए कि भारत की जो भी नीति थी ये भारत को कुछ न कुछ सिखाने का कार्य करती है। जैसे कि 1962 में चीन के द्वारा जब आक्रमण किया गया तो उसे पता चला कि भारत की अर्थव्यवस्था के साथ साथ सीमाओं की सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है और उन्होंने अपनी सीमाओं में या अपनी नीतियों में परिवर्तन करना प्रारंभ किया, जैसे कि NCC है और NSS है इत्यादि ऐसी चीज़ों को जोड़ना प्रारंभ कर दिया, जिससे नागरिकों को सैनिक प्रशिक्षण भी प्राप्त हुआ और भारत की सैनिक शक्ति को बढ़ावा भी मिला। इसके बाद देखिए गोवा पर अधिकार। सबसे पहले अपन ये मानते हैं कि यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है। 1947 के बाद गोवा भारत का अंग नहीं था और उस पर पुर्तगालियों का अधिकार था, लेकिन 1956 में भारत ने अपनी सैनिक शक्ति के आधार पर, कूटनीतिक प्रयासों के आधार पर गोवा से पुर्तगालियों को खदेड़ दिया और गोवा पर अपना अधिकार जमा दिया। यह विशेषतः ये माना जाता है कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति मानी जाती है, जो 1947 से 1964 तक ज़्यादा प्रभावी है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया। लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल 1964 से और 1966 के मध्य रहा। उनके शासनकाल में विदेश नीति विशेष तौर से 3 महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं। हालांकि शासनकाल कम था, लेकिन फिर भी लाल बहादुर शास्त्री की विदेश नीति महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि प्रतिभाशाली नेतृत्व के साथ साथ वह आदर्शवादी व्यक्ति भी थे। उन्होंने आदर्शवादी सिद्धांतों के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया। तो उनके शासनकाल में देखिए सबसे पहला तो था कि वह ये मानता था कि पड़ोसी राज्यों के साथ जब तक मधुर संबंध नहीं हो सकते हैं
तब तक सीमाओं की सुरक्षा को अपन कायम नहीं रख सकते, क्योंकि इसके सहयोग के लिए यह आवश्यक है कि सीमाओं की सुरक्षा भी आवश्यक होती है और पड़ोसी राज्यों के साथ यदि मधुर संबंध रहते हैं तो आपसी तनाव की स्थिति पैदा नहीं रहती और विकास कार्य अधिक होते हैं। सरकार का ध्यान केवल सीमाओं की सुरक्षा से हटकर आर्थिक साधनों के विकास में भी की जा सकती है। इसी कारण उन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ में अच्छे संबंधों की शुरुआत की और विशेष तौर से दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ उनके मधुर संबंधों की विभिन्न यात्राएं और उनके साथ संबंध स्थापित किए गए थे। लेकिन इसके जस्ट बाद सबसे महत्वपूर्ण जो घटना हुई थी वह मानी जाती है कि भारत पाकिस्तान युद्ध। 1965 में सीमा संबंधी या कश्मीर समस्या को लेकर दोनों देशों के मध्य तनाव की स्थिति पैदा हुई और दोनों देशों के मध्य 1965 में युद्ध हुआ। हालांकि ये माना जाता है कि इस युद्ध में भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की सैनिक शक्ति पाकिस्तान की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी और यही कारण है कि भारत इस युद्ध में विजय हुआ। लेकिन मामला जब संयुक्त राष्ट्र संघ में पहुंचा तो युद्ध समाप्ति की घोषणा की गई थी और इसी कारण भारत किसी न किसी रूप में शांति के लिए पहल करते हुए भी एक प्रकार से फिर समझौता किया। तो अपन ये कह सकते हैं भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में जो निर्धारित किया गया था उसमें भारत की स्पष्ट रूप से यानी यहाँ पर सफलता प्राप्त हुई और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। दोनों के मध्य सामंजस्य की स्थिति को बनाए रखने के लिए इसके बाद फिर एक ताशकंद समझौता हुआ दोनों देशों के मध्य। ताशकंद समझौता दोनों देशों के मध्य आगामी दिनों को शांतिपूर्ण तरीके से या सामंजस्यपूर्ण स्थिति को बनाए रखने के लिए किया गया था और विशेष तौर से ये माना जाता है कि 10 जनवरी 1966 को दोनों देशों के मध्य संबंध स्थापित हुआ। कुछ इतिहासकार इस बात को मानते हैं, कुछ राजनीतिज्ञ इस बात को मानते हैं कि समझौते में कुछ शर्तें ऐसी थीं जो भारत की भी राष्ट्रीय हितों को ठेस पहुंचाती थी, लेकिन फिर भी भारतीय ने या अपन ये कह सकते हैं कि शास्त्री ने शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और इस समझौते को सहमति व्यक्त की थी। और उसी समय ये माना जाता है कि हार्ट अटैक या ब्लड प्रेशर या किसी बीमारी के कारण उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया। लाल बहादुर शास्त्री के बाद विदेश नीति का जो चरण प्रारंभ हुआ वह माना जाता है इंदिरा गांधी युग। इंदिरा गांधी युग से तात्पर्य अपन मानते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत के प्रधानमंत्री की बागडोर संभाली और 1966 से 1977 तक उसके पहले कार्यकाल में विदेश नीति बहुत यानी चौंकाने वाली मानी जा सकती है या एक प्रतिभाशाली नेतृत्व के रूप में मानी जाती है। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी विदेश नीति में पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध को बनाए रखने के साथ साथ में विशेष तौर से अपनी स्पष्ट नीतियों को प्रारंभ किया। जैसे अपन ये मानते हैं कि पहले गुटनिरपेक्षता की नीति का जो अनुसरण किया जा रहा था, श्रीमती इंदिरा गांधी को लगा कि पूर्ण रूप से असंलग्नता की नीति के आधार पर भारत का कोई स्पष्ट मित्र नहीं बनेगा। उन्होंने फिर आंतरिक रूप में महाशक्तियों से संबंध बनाए रखने और उनसे संधियां करना प्रारंभ किया। तो इस युग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये मानी जाती है कि यहाँ भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में तो उभरा ही था, लेकिन साथ साथ में विदेश नीति इतनी सशक्त हो चुकी थी कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की स्थिति अविकसित देशों में नहीं बल्कि विकासशील देशों में मानी जाने लगी। अर्थात बहुत कम समय में यदि इतना ऐसा ही चलता रहा तो भारत विकसित देशों की श्रेणी में आता है। तो सामान्यतः अब देखते हैं अपन कि इंदिरा गांधी युग यानी कि 1966 से 1977 के मध्य भारत की विदेश नीति जो श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। सबसे पहले देखिए कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने पड़ोसी राज्यों के साथ में संबंध स्थापित यानी किए। संबंध केवल मैत्रीपूर्ण नहीं थे, उसमें व्यापारिक संबंध भी थे, उसमें आर्थिक संबंध भी थे और विशेष तौर से अफगानिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका है, बर्मा है, इन देशों के साथ में पड़ोसी देशों के साथ में संबंध स्थापित किया। इसके बाद देखिए उन्होंने एशियाई संबंध स्थापित किया। एशियाई संबंध से तात्पर्य था कि एक संगठन का निर्माण किया गया था जिसे अपन क्षेत्रीय संगठन कहते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसे आसियान का नाम दिया गया था और 1967 में इसके माध्यम से इन दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के मध्य व्यापारिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक इत्यादि संबंध स्थापित करके यानी कि एक प्रकार से एशिया के राष्ट्रों के मध्य सामंजस्य की स्थिति पैदा की।
यह इंदिरा गांधी की बहुत दूरदर्शिता थी, जिन्होंने क्षेत्रीय संगठन के आधार पर आसियान का संगठन या आसियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एशियाई राष्ट्रों के साथ में संबंध स्थापित किए। इसके बाद देखिए, तब मैंने बताया था कि दूरदर्शिता के आधार पर जब उनको ऐसा महसूस किया जाने लगा कि 1962 में जब यानी कि चीन ने आक्रमण किया था, तो उस समय भारत का कोई विश्वसनीय मित्र नहीं था। लेकिन 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के साथ एक 20 वर्षीय मैत्री संधि स्थापित की थी। इससे इस बात का निर्धारण कर दिया यानी कि हो चुका था कि भारत यदि किसी भी रूप में अकेला खड़ा होता है तो ऐसी स्थिति में सोवियत संघ उसे किसी भी परिस्थिति में साथ देने के लिए तैयार है। 20 वर्षीय संधि से भारत की स्थिति और मजबूत होती गई और किसी अन्य राष्ट्र का इतना साहस नहीं हुआ कि वह भारत को किसी प्रकार से विवाद में डाले। इसके बाद उनकी और एक महत्वपूर्ण ये थी कि उन्होंने चीन के साथ में पुनः संबंध स्थापित करते हुए भारत और चीन के मध्य पुनः संबंध स्थापित हुए। पुनः संबंध स्थापित होने के तात्पर्य ये था कि 1976 में चीन में भारतीय दूतावास की नियुक्ति की गई, जिससे कि चीन की होने वाली गतिविधियां भारत तक आ सकें और भारत की गतिविधियां चीन जा सकें। लेकिन विशेष तौर से चीन इसके लिए सहमत हो चुका था और वो मानता था कि भारत अब शक्तिशाली राष्ट्रों की श्रेणी में होता चला जा रहा है, इसलिए उनसे किसी भी प्रकार का मतभेद उचित नहीं है। इंदिरा गांधी की बात का असर अधिकांशतः चीन पर पड़ा और चीन ने 1976 में दूतावास नियुक्त करने पर सहमति व्यक्त की थी। इसके बाद देखिए आर्थिक सहयोग पर बल। श्रीमती इंदिरा गांधी इस बात को जानती थी कि बिना अर्थव्यवस्था के न तो राज्य की शासन व्यवस्था का संचालन किया जा सकता है, न ही औद्योगिकीकरण का विकास किया जाता है। भारत की स्थिति इतनी नहीं थी कि वह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आर्थिक क्षेत्र में निवेश कर सका और उसके लिए आर्थिक सहयोग अति आवश्यक था। तो उन्होंने एक समझौते के माध्यम से या एक सम्मेलन आयोजित किया जिसे अपन अंकटाड सम्मेलन कहते हैं। अंकटाड सम्मेलन के तहत एशिया और अफ्रीका के ऐसे राष्ट्र जो किसी क्षेत्र का या किसी विशेष चीज़ का उत्पादन ज़्यादा करते हो, किसी चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ उपयोग होता हो या अन्य प्रकार की गतिविधियां हो, उसमें आपसी संबंध को बढ़ावा देने के लिए, एक दूसरे देशों को आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए, विपरीत परिस्थितियों में एक दूसरे राष्ट्रों की सहायता करने के लिए यह सम्मेलन 1975 को आयोजित किया गया था, जिसका असर भारत की अर्थव्यवस्था को अधिक बढ़ाने में ज़्यादा पड़ा। हालांकि अन्य देशों को भी फायदा हुआ। जो भी सम्मेलन में इस राष्ट्र के सदस्य थे उन देशों की अर्थव्यवस्था में भी सुधार आया, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था में अधिक सुधार आया और यह महत्वपूर्ण पहल मानी जाती है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण एक और है विशेषता, वो है इंदिरा गांधी के युग में उन्होंने धीरे धीरे परमाणु हथियारों के विकास करना प्रारंभ किया था और यहाँ तक कि 1974 में यानी कि 18 मई 1974 को उन्होंने अणु बम का परीक्षण किया था। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इससे पहले किसी भी एशियाई राष्ट्र, विशेष तौर से अविकसित राष्ट्र या विकासशील राष्ट्रों का ऐसा परीक्षण नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में यह जानकारी प्राप्त हो चुकी कि भारत भी अणु बम के क्षेत्र में या परमाणु बम या हथियारों के निर्माण में अग्रणी है और वो किसी भी हद तक अपनी सीमाओं की सुरक्षा बनाए रखने के लिए या विशेष तौर से अपने हितों को बनाए रखने के लिए सक्षम है। इसके बाद देखिए कि विदेश नीति का जो ये पहला चरण था, विशेष तौर पे इंदिरा गांधी का यानी पहला शासन था। इंदिरा गांधी की शासन व्यवस्था में जब दोबारा होने वाले आम चुनावों में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ और जनता पार्टी को कुछ बहुमत प्राप्त हुआ, ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री पद से इनको हटा दिया गया था इंदिरा गांधी। या अपन ये कह सकते हैं कि पुनः मध्यावधि या बाद में होने वाले चुनावों में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में तीसरे मोर्चे की या अपन ये कह सकते हैं कि एक अल्पमतीय सरकार बनी जो मात्र 2 साल ही टिक पाई। जैसे अपन कह सकते हैं कि 1977 से और 1989 तक और इन शासनकाल में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जो सरकार गठित हुई थी, उस सरकार में स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री के रूप में कार्यरत थे। आगामी वीडियो में आपको बताएंगे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और भारत की विदेश नीति। तब तक के लिए धन्यवाद।